प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, प्रस्तुत लेक्चर में आज आपके समक्ष जीवनी के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवनी जो है वह गद्य विधा के अंतर्गत आता है। अन्य गद्य विधा जैसे कहानी, उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, इसकी तरह भी जीवनी एक गद्य की विधा है और जीवनी एक बहुत ही कठिन विधा के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि जीवनी का स्वरूप क्या है, जीवनी में क्या क्या बातें आवश्यक होती है और एक जीवनीकार जब जीवनी का लेखन करते हैं तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से हम आज के वीडियो लेक्चर में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जीवनी का स्वरूप। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में जिन विधाओं का विशेष योगदान रहा है, जीवनी का भी उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य साहित्य और जीवन दोनों का केंद्र है। जीवनी उसके जीवन और व्यक्तित्व को समग्रतः अभिव्यक्त करने वाली एक साहित्यिक विधा है। जीवनी के विषय में हिंदी साहित्य कोश में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन में जो घटी हुई घटनाएं रहती है उसको हम कहते हैं जीवनी। तो इसको हम कह सकते हैं कि जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन को उसकी संपूर्णता एवं व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों संपूर्णता एवं व्यापकता बहुत मायने रखता है। संपूर्णता और व्यापकता के अंतर्गत वे सभी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, उनके आसपास के लोगों का महत्व भी है इसमें, साथ ही देश काल वातावरण तथा उस जो चरित्र है ना, जो चरित्र है, इस जीवनी का जो चरित्र हम ले रहे हैं, उस व्यक्ति की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उसका जो मानसिक स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति है, तो ये सभी चीज़ें ये संपूर्णता एवं व्यापकता के अंतर्गत आ जाती है, जिसको हम देखेंगे। तो जीवन का यह ब्यौरा स्वरचित न होकर, अर्थात स्वयं के द्वारा रचित न होकर, किसी अन्य के द्वारा तटस्थ तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर रचा जाता है। इस दृष्टि से यह आत्मकथा के विपरीत पर कथा है। तो जीवनी एक पर कथा है, अर्थात आत्मकथा से हम समझते हैं खुद के बारे में लिखना, लेकिन पर कथा का अर्थ होता है किसी और के बारे में लिखना। तो जीवनी एक पर कथा है जिसमें कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखता है, स्वयं के बारे में वह नहीं लिखता। आगे हम देखते हैं कि जो जीवनी का लेखक है, अपने चरित्र नायक अर्थात जिसके बारे में वह जीवनी लिख रहा है, इसके जीवन वृत्त को साकार करने के लिए व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं पर बहुत बल देता है। लेकिन घटनाओं का परिगणन मात्र ही जीवनी नहीं है, अर्थात घटनाओं को बता देना कि क्या क्या घटना हुआ, यह एकमात्र जीवनी नहीं है। उसमें घटनाएं और चरित्र, युग और पृष्ठभूमि सब का समंजन रहता है, अर्थात सभी सम्मिलित रहते हैं। अतः जीवनी का रचना विधान लेखक के विशिष्ट रचना सामर्थ्य की भी अपेक्षा रखता है। तो कहने का अर्थ यह है कि
जीवनी लेखक जो है वह जो अपना चरित्र नायक है इसके समग्र जीवन को देखता है और साथ साथ जो जीवनी लेखक है उसको भी रचना करने का सामर्थ्य अर्थात उनमें भी रचना करने का गुण होना चाहिए। एक अच्छी रचना अर्थात शब्द शक्ति का गुण, सोचने समझने की क्षमता, ये सभी चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों कि जीवनी एक बहुत ही कठिन विधा है। कुल मिलाकर जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन का एक ऐसा चित्र है जहां उसके जीवनगत तथ्यों एवं चरित्र की विशेषताओं को ऐसी कलात्मकता के साथ विन्यस्त किया जाता है कि वह शब्द चित्र जो रहता है वह सजीव हो उठता है। बाबू गुलाब राय जी ने जीवनी की परिभाषा करते हुए और इसकी विशेषता की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि जीवनी लेखक अपने चरित्र नायक के अंतर और बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण और दोष में सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। तो गुलाब राय जी है जो काव्य के रूप नामक अपने लेख में जीवनी का यह परिभाषा इन्होंने दिया है। तो उनके अनुसार चरित्र नायक के गुण और दोष दोनों का अंकन जीवनी में होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जीवनी के केंद्र में चरित्र नायक और उसका कर्तृत्व अर्थात कार्य करना रहता है। इसलिए जब जीवनी के चरित्र नायक का चयन किया जाता है तब जीवनीकार के मन में यही तत्व सर्वप्रमुख रहता है कि चरित्र नायक का चरित्र प्रेरक हो और आकर्षक हो, अर्थात मनुष्य की मानवीय कर्मठता और सदाशयता अर्थात सज्जनता को प्रकाशित करने वाला व्यक्तित्व ही किसी भी जीवनी का केंद्र बिंदु बनता है। किसी समय दोस्तों यह धारणा महत्वपूर्ण थी कि जीवनी का चरित्र नायक ऐसा विख्यात व्यक्ति ही हो सकता था जिसका चरित्र महिमा मंडित रहा हो और जिसके प्रति जीवनीकार की श्रद्धा हो। लेकिन आधुनिक युग में यह दृष्टि बदली और यह अनुभव किया गया कि जीवनी व्यक्ति केंद्रित विधा होते हुए भी समूचे युग और उसकी पृष्ठभूमि को प्रतिध्वनित करने वाली विधा है। इसीलिए अति सामान्य दिखने वाला साधारण मानव भी जीवनी का चरित्र नायक हो सकता है। तो प्रायः ऐसे व्यक्ति की जीवनी लिखते हुए लेखक का उद्देश्य समाज और व्यवस्था तथा उसमें निहित मानव मूल्यों की स्थिति को उजागर करना रहता है। जीवनी लेखन में जितना बल चरित्र नायक के चुनाव पर दिया जाता है उतनी ही महत्ता उसके सजीव व्यक्तित्व अंकन को भी है। जीवनी का नायक कोई कल्पना निर्मित पात्र नहीं होता, वह एक सजीव व्यक्ति होता है। इसलिए उसके चरित्र का निर्माण भी उसके जीवन तथ्यों एवं सत्य घटनाओं के आधार पर किया जाता है। नायक का जीवन चरित्र सत्य के जितना निकट होगा उसकी जीवनी उतनी ही प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होगी। लेकिन इन सब के बावजूद जीवनी चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा भर नहीं है। गुलाब राय जी का मत है कि जीवन की घटनाओं के विवरण का नाम जीवनी नहीं है। लेखक जहां नायक के जीवन में छिपे उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को, उसकी मुख्य जीवन धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है, वहाँ जीवनी लेखन कला सार्थक होती है। ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को दिखाकर ही जीवनी लेखन कला संतुष्ट नहीं होती।
वह उस आवरण को भेद कर अंतः स्वरूप और आंतरिक सत्य को प्रत्यक्ष करती है। तो इस दृष्टि से जीवनी को चरित नायक के जीवन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी कहा जा सकता है। ठीक है। लेखक अपने चरित नायक के गुण दोषमय चरित्र को एक तटस्थ और ईमानदार दृष्टि से पहचान कर उसका सहृदयता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षतापूर्ण अंकन करता है। जीवनी लेखक अपने चरित नायक की जीवन जो यात्रा है उसका सहयात्री बनता है, अर्थात उनके साथ वह जुड़ा ही रहता है। वह अपने चरित नायक को सतह की वास्तविकताओं से नहीं समझता, उसके जीवन की सच्चाइयों में गहरे बैठ कर जीवन के उतार चढ़ाव में सामाजिक संचरण करता हुआ अपने नायक के जीवन चरित्र को परत दर परत उघाड़ कर प्रस्तुत करता है। जीवनी जो लेखक है न तो अतिरिक्त श्रद्धावश उसे केवल गुणों का पुतला बनाकर प्रस्तुत करता है, न ही दुर्बलता का पुंज बनाकर प्रस्तुत करता है। जीवनी की सार्थकता इसी बात में निहित है कि उसके चरित नायक का स्वरूप एक जीते जागते इंसान की तरह सप्राण हो। दोस्तों, जीवनी लेखन चरित नायक के जीवन तथ्यों पर आधारित होता है। उसे प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाने के लिए लेखक को सामग्री संकलन के लिए भी भगीरथ प्रयास अर्थात बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। एक शोधकर्ता के रूप में जीवनी लेखक विभिन्न सामग्री स्रोतों का संकलन अर्थात इकट्ठा करता है और अध्ययन मनन करता है। यदि चरित नायक के द्वारा आत्मकथा कोई लिखी गई है तो उस आत्मकथा को जीवनी लेखक प्रमुख स्रोत उसके लिए बन जाता है। इसके साथ साथ स्वयं नायक द्वारा लिखे गए संस्मरण या अन्य लोगों के द्वारा नायक के विषय में लिखे गए संस्मरण या नायक की डायरी, पत्र, चरित्र नायक द्वारा लिखा गया सर्जनात्मक आलोचनात्मक साहित्य, उसकी वक्तृताएँ अर्थात जो बात किए गए हैं, भेंट वार्ताएँ, पेंटिंग, फोटोग्राफ इत्यादि इत्यादि विभिन्न सामग्री जिसका संबंध किसी न किसी रूप में चरित नायक से हो, वह सब जीवनीकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त वह अर्थात जीवनीकार स्वयं उन लोगों से भी मिलता है जो चरित नायक अर्थात जिसके लिए जीवनी लिखा जा रहा है, जिस पर जीवनी लिखा जा रहा है, उसके घनिष्ठ रहे हों। अपने चरित नायक के युग और पृष्ठभूमि को समझने के लिए लेखक तत्कालीन समाचार पत्रों का, इतिहास ग्रंथों आदि में बिखरी सामग्री का भी संचयन करता है, उस पर चिंतन करता है और तभी एक सफल जीवनी का निर्माण संभव होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि जीवनी लेखन का कार्य अत्यधिक कठिन कार्य मालूम होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तथ्य संकलन की इतनी महत्ता के बावजूद अगर अनुभूति और कल्पना का भाव जो जीवनी लेखक में नहीं हो, अर्थात अनुभूति और कल्पना का अभाव हो उनमें, तो जीवनी साहित्य विधा न होकर एक निष्प्राण इतिहास ग्रंथ के समान हो जाती है। यदि जीवन तथ्य जीवनी का कलिवर है, अर्थात उसका शरीर है, तो अनुभूति और कल्पना उसमें प्राण संचार करने वाले तत्व की तरह काम करते हैं। लेकिन कल्पना का प्रयोग केवल कलात्मक विन्यास के सहायक तत्व के रूप में ही किया जाता है। जीवनीकार जो है दोस्तों, उसका लक्ष्य व्यक्ति को उसके संपूर्ण संदर्भों में अर्थात हर तरह से प्रस्तुत करने का रहता है।
इसलिए व्यक्ति के भावलोक एवं विचार क्षेत्र के साथ साथ उसका बहिर्जगत अर्थात बाहर का जीवन भी जीवनी काल के लिए महत्वपूर्ण है। घर के अंदर के माहौल के साथ साथ बाहर वह कैसे घुलता मिलता था, यह भी उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वस्तुतः व्यक्तित्व को गढ़ने में उसकी परिस्थितियों और सामाजिक शक्तियों का अद्वितीय योगदान है। जीवनी कार्य के लिए व्यक्ति जीवन की घटनाएं मात्र सत्य नहीं हैं, घटनाओं की पृष्ठभूमि, उनको निर्धारित करने वाले प्रेरणा स्रोत अधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से लेखक तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को खंगालकर अर्थात जो चरित्र नायक है उसके सामाजिक और राजनीतिक दोनों पक्ष को देखता है और उन सक्रिय शक्तियों की पहचान करता है जो उसके चरित्र नायक के जीवन का नियमन करती रही या फिर चरित्र नायक ने जिस रूप में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो जीवनी है एक गुम्फित विधा है, अर्थात एक दूसरे से बहुत प्रकार से यह जुड़ी हुई विधा है और बहुत ही कठिन विधा है। इसके केंद्र में व्यक्ति और उसका अंतर बाह्य जगत है। दूसरी ओर उस व्यक्ति के माध्यम से ही पूरा युग और पृष्ठभूमि भी ध्वनित होता है। तो कुल मिलाकर जीवनी लेखन एक चुनौतीपूर्ण विधा है जो लेखक से विशिष्ट रचनात्मक प्रतिभा की अपेक्षा रखती है। अर्थात एक प्रतिभावान लेखक ही जीवनी की रचना कर सकता है और सामान्य लेखक जीवनी की रचना करेगा तो बस वह ग्रंथ की तरह, एक इतिहास ग्रंथ की तरह रह जाएगा। तो दोस्तों, आशा है आपको जीवनी का स्वरूप समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों जीवनी साहित्य परंपरा और विकास। कैसे जीवनी साहित्य का आरंभ हिंदी साहित्य में हुआ और साथ ही साथ कैसे जीवनी की परंपरा आगे बढ़ी, जीवनी लेखन का कार्य कैसे सशक्त हुआ, इन सभी चीज़ों पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।